किस सरकारी बैंक ने 19 सितंबर 2025 को आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली एज आशा स्कॉलरशिप आपका 2025 नामक कोई योजना शुरू किया आपका, तो एसबीआई ने किया। देश के किस सरकारी बैंक ने 9 सितंबर 2025 को आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप आपका जो 2025 सब नामक योजना शुरू की था एसबीआई ने। नेक्स्ट 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित आपको 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया था आपको, भारत को। किसको चुना गया था आपको, भारत को चुना गया। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित आपको 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई आपका समिति का सदस्य चुना है, तो आपको भारत। 19 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूपीए में भारत को प्रशासन परिषद आपका सीए और डाक संचालन परिषद पीओसी दोनों के लिए फिर से चुना गया, तो दुबई याद रखेगा। 19 सितंबर 2025 को कहाँ हुआ था 28वें आपको यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूपी में, जो आपको भारत को प्रशासन परिषद आपका और डाक संचालन परिषद पीसीए दोनों के लिए फिर से चुना गया, तो दुबई। 19 सितंबर 2025 को आईसीसी ने किसके द्वारा गाए गए ब्रिंग इट होम को जो है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए अधिकार। अर्जुन जी मर्जबान बंबई में 1822 में, बॉम्बे टाइम्स बंबई में 1829 में, राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी बंबई में 1851 में। अगला आपका हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी, कलकत्ता में 1800। संख्या का न्यूनीकरण यानी रिडक्शन इन द नंबर, जनन नहीं होता है। यूक्रोटिक इनमें लैंगिक जनन होता है। प्रोक्रियोटिक इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। यूक्रोटिक इनमें कोशिका विभाजन समसूत्री यानी मिटोसिस तथा अर्धसूत्री मायोसिस विभाजन द्वारा होता है। प्रोक्रियोटिक इनमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। यूक्रोटिक इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये अंतर हो गया आपका प्रोक्रियोटिक और यूक्रोटिक कोशिकाओं में। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी अभिकार्य करने में सक्षम होती है। सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, तीसरा है आपका केंद्रक न्यूक्लियस। लूसेंट सामान्य विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, उनकी रचना, वातावरण का उन पर प्रभाव तथा उनकी पारस्परिक क्रियाएं, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन के लिए जाने वाले क्या है विषय है। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफी अध्ययन किया। इस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी, बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, और डिस्कोर्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1800 फ्रांस के थे और ट्रेविडियन जो कि जर्मनी के थे नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था। यानी अगर प्रश्न बनेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा अरस्तु। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था, तो आपका जवाब होगा लैमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविडियन जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की। बॉटनी, बोटेन का मतलब होता है आपका हर्ष, एंड प्राणी विज्ञान, जूलॉजी का मतलब होता है जून, जून का मतलब होता है आपका एनिमल, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी और डिस्कोर्स। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। पहला है आपका वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं, के अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। थियोफिस्टस नामक वनस्पति शास्त्री बोटनिस्ट ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया। थियोफिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर कितने सारे पॉइंट आपको निकल के आए हैं उनको ध्यान में देना। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है, और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, ये भी जो है अरस्तु है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो जवाब क्या होगा, थियोफिस्टस। ठीक है, वहीं पर अगर ये पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेविडियन। तो इस तरह के प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, और जो आपका जूलॉजी, जूलॉजी आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, जून जिसका मतलब होता है एनिमल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी और डिस्कोर्स। ठीक है, तो फिर बॉटनी भी आपका जो है किससे बनकर मिला है, मिलकर बना है आपका बोटेन, बोटेन का मतलब होता है हर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ब्रेकेज आप जो है इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीवधारियों का वर्गीकरण।
जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार पर जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया, लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण के में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस 1708 से 1778 ईस्वी का है। लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम, योम फिलासोफिया बॉटनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों यानी किंगडम, पादप जगत यानी प्लांट किंगडम तथा जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में विभाजित किया। इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का टेक्नोमी कहा जाता है। तो टेक्नोमी किसे कहते हैं? तो कहते हैं कैरोलस लिनियस को। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः आर.एच. अटकेर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत यानी किंगडम में वर्गीकृत किया गया। पहला है आपका मोनेरा, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका पादप, चौथा है कवक यानी फंगाई, पांचवा है आपका एनिमेलिया। बात करते हैं पहले की मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। अगला है आपका प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यानी एक्वेटिक यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। अगला है आपका पादप यानी प्लांटिंग। इस जगत में प्रायः वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। अगला है आपका कवक यानी फंगाई। इस जगत में वे यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपरजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन या कह सकते हैं टिटिन PHITIN की बनी होती है। अगला है आपका एनिमेलिया। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी होलोजोइक यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीम, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द है वंश नाम, ठीक है, जेनेरिक नेम। दूसरा शब्द है जाति नाम, स्पीशीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत यानी वैज्ञानिक का नाम लिख दिया जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस लिन। होमो सेपियंस लिन वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है, ठीक है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया गया है। जैसे मनुष्य का है होमो सेपियंस, मेढक का है राना टिग्राना, बिल्ली का है पेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का है आपका कैनिस हेमरीज, गाय का है बॉस इंडिकस, मक्खी का है मुस्का डोमेस्टिका, आम का है मैग्निफेरा इंडिका, धान का है ओराइजा पेटविया, ठीक है, ओराइजा पेटविया। गेहूं क्या है ट्राइटिकम एस्ट्रिवम, मतलब क्या है पिसम पेटवियम। चना क्या है फाइसर आर्टिनम, सरसों का क्या है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अगला टॉपिक है आपका कोशिका एवं कोशिका संरचना। कोशिका यानी सेल, कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला डिफरेंटली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है तथा इसमें प्रायः स्वजनन यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे कोशिका यानी सेल कहते हैं। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्यकी यानी फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली काट यानी सेक्शन में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां देखी। इन कोठरियों को उन्होंने कोशा यानी सेल नाम दिया। यह कोशा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष, लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल यानी क्लासिकल पीरियड ऑफ
साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई। इनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। पहला है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की। पॉइंट नंबर 2, डुजार्डिन ने जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। पॉइंट नंबर 3, 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक फ्लाइडेन ने कहा कोशिकाओं का बना होता है। 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। 1855 ईस्वी में बिर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। पॉइंट नंबर 6, मैक्स फुल्ज ने 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत यानी प्रोटोप्लाज्म थियरी कहते हैं। 1884 ईस्वी में स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। अगला आपका कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में, जिसे कहेंगे हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स, की खोज की। केंद्र के भीतर के संघनित भाग केंद्रिका की खोज 1774 ईस्वी में फेलिक फोंटाना ने की। 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण किया। 1883 ईस्वी में चंपर ने पर्ण रहित यानी क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। 1892 ईस्वी में वीजमैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। जीई टैलेब ने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की। सी डी जोवे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। टी बोवेरी ने 1888 में कारककाय यानी सेंट्रोसोम का नामकरण किया। रिचर्ड ऑल्टमैन ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। बेंजा ने 1897-98 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। कोशिका की आकृति एवं अमाप, सजीव कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं अमाप में विविधता होती है। किसी जीव में केवल एक कोशिका हो सकती है जिसमें सभी जीव प्रक्रम एक ही कोशिका द्वारा संपादित होते हैं। कुछ अन्य जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न प्रकार संपादित करती हैं। अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, इसीलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरी ओर वे जीव जिनमें अनेक हैं बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव के शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकीय पौधों तथा जंतुओं में कोशिकाएं विभिन्न आकृति शेप की होती हैं। कोशिकाएं अधिकतर गोलाकार होते हैं, परंतु उनकी आकृति में बहुत अधिक भिन्नता होती है। तो कोशिकाएं घनाकार या स्तंभाकार हो सकती हैं। कुछ जंतु कोशिकाएं लंबी तथा पाखान्वित यानी तंत्रिका कोशिका होती हैं। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं, जो सामान्यतः किसी युक्ति के बिना आंखों द्वारा दिखाई नहीं देती हैं। कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को भी केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। उच्चतम कोशिका जो माइकोप्लाज्म जीवाणु में पाई जाती है। जंतुओं की पेशी कोशिका तथा जूट एवं सन जैसे पौधे के रेशे की कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर लंबी होती हैं। अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला पीला पदार्थ, जिसे पीतक यानी यॉक कहा जाता है, भी एक कोशिका है। यह उबले अंडे में स्पष्ट दिखाई देती है। शुतुरमुर्ग के अंडे का अमाप 170 मिलीमीटर होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे बिना किसी युक्ति की सहायता से देखा जा सकता है। अगला टॉपिक है आपका कोशिका सिद्धांत यानी सेल थियरी। 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री एमजे फ्लाइडेन तथा 1839 ईस्वी में जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति ऑरिजिन एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, सिस्टम ऑफ सेल थियरी। पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है, वरन एक तथ्य है। विषाणु यानी वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती एवं सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में ये होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। वायरस इज प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीच्ड ए सेलुलर स्टेट। रचना के आधार पर कोशिकाएं जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। वैसी कोशिकाएं
जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती है। यह रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इसका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या एक से अधिक होती है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर एक तरफ दिया गया है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी तरफ दिया गया है यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये जो है आदिम यानी प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं। यूकेरियोटिक कोशिका सुविकसित कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक अविकसित इंसिपिएंट केंद्रक होता है। इसमें यूकेरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका यानी न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका क्या होती है, उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गोल्गी तंत्र यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होते। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गोल्गी तंत्र, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस नहीं होते हैं। यूकेरियोटिक समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। यूकेरियोटिक श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोकैरियोटिक इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। यूकेरियोटिक इनमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रोकैरियोटिक इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। यूकेरियोटिक इनमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक इनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल पतली होती है। यूकेरियोटिक इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक इनके कफाभिका यानी फ्लैजिला में सूक्ष्म तंतु होते हैं तथा 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। यूकेरियोटिक इनमें कफाभिका में सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूबल्स की 9 सूत्री यानी मिटोसिस तथा अर्धसूत्री मोइसिस विभाजन द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक इनमें के एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो अंतर हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन।